नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के स्कूलों में कब होगी पढ़ाई, क्योंकि स्कूल तो है, मास्टर भी हैं, स्कूल के लिए भवन भी है, लेकिन पढ़ाई के लिए अभी माहौल नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। आज नगरीय निकाय के चुनाव का अंतिम चरण था। इसके बाद 20 जुलाई को परिणाम घोषित हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब सरकारी महकमा 20 जुलाई को मतगणना कराएगा तो उसके 5-7 दिन बाद थोड़ा सा तैयारी में लोग घर वापस लौटेंगे, उसके बाद स्कूल की तरफ आएंगे। लेकिन बारिश बहुत हो रही है, बारिश के चलते टीचर कैसे स्कूल पहुंचेंगे, बच्चे कैसे स्कूल पहुंचेंगे, तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में स्कूल चलो अभियान चुनाव के चक्कर में टाई फिस हो गया और अब उसके बाद स्कूल में पढ़ाई का अभियान बारिश के चलते भी पिछड़ जाएगा। ऐसे में बच्चे कब पढ़ेंगे, टीचर कब पढ़ाएंगे। बारिश भी इस बार ज़बरदस्त हो रही है, तो बहुत सारे शिक्षकों को हो सकता है कि बारिश की वजह से नुकसान के काम में लगा दिया जाए कि जो खेतों में नुकसान हो रहा है उसमें किस तरह से मुआवजा मिलेगा। पटवारी के साथ मास्टरों की भी टीम लगी होगी। तो ये बहुत सी बातें हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा की दशा और दिशा पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष सक्सेना जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रहेंगे जयंत सिंह तोमर, और स्काइप पर रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। दरअसल 17 जून की हम बात करें, मध्य प्रदेश में स्कूल खुल गए थे, सरकारी स्कूल, लेकिन हमने उसके पहले भी चर्चा की थी कि स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन स्कूल की साफ सफाई कौन करेगा। अगर बारिश के पहले तैयारी नहीं की गई तो बारिश में स्कूलों की छत टपकेगी, पानी भर जाएगा। स्कूल में सबसे खास बात कि जो लैट्रिन बाथरूम होते हैं, वॉशरूम होते हैं, उनकी दुर्दशा पहले से ठीक होनी चाहिए। ये सब हम बात कर ही रहे थे कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव आ गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि 4 जून को कि उनकी भी इच्छा होती है बच्चों को पढ़ाने की, और वे महीने में 2 बार बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं। तो जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री पढ़ाना चाहता हो, केंद्र की सरकार स्कूल चलो अभियान कर रही हो, तो हम कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई अभियान कब शुरू होगा। अब 20 जुलाई को तो परिणाम आएंगे नगरीय निकाय चुनाव के। इसके बाद जाहिर सी बात है कि जब स्कूल में बच्चे पहुंचेंगे, टीचर पहुंचेंगे, तब तक बारिश का एक तरह से पीक होगा। ऐसे में स्कूल की दुर्दशा होगी। तो जो हमें खबर है देवदत्त जी कि पढ़ाई तो अब अगस्त में शुरू हो पाएगी। ये आप 15 दिन और मान लीजिए कि बारिश में और तैयारी में गुजरने वाले हैं, तो 2 महीने 1.5 महीने आपका निकल गया। स्कूल की पढ़ाई के बारे में टीचर के सामने दिक्कत होगी, किताबों की, टीचर्स के सामने दिक्कत होगी सिलेबस की पढ़ाई पूरी कराने की, और इस बीच में 15 अगस्त भी आएगा, 26 जनवरी भी होगा, दिवाली की भी छुट्टियाँ होंगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि आखिर स्कूल के टीचर कैसे मैनेज करेंगे पढ़ाई, और बच्चे कैसे अपने आप को पढ़ाई में जुटाएंगे। पहले आपकी राय। बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्राथमिकता हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य पे है, और दोनों ही चीज़ों क्षेत्रों में हमारी दुर्दशा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी, एक तो बेसमय असमय ये नगरीय निकाय के चुनाव हुए कि जब ही शिक्षा सत्र शुरू होना था तभी चुनाव हो गए। तो जिन स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्थाएं करनी थी वहाँ मतदान केंद्र बन गए, तो उन मतदान केंद्र कैसे, मतदाता कैसे पहुंचे, उसकी व्यवस्था में लग गए। शिक्षकों की ड्यूटी लग गई चुनाव में। तो ये जो शुरुआत, जो कहते हैं ना, बेल बिगिन इज हाफ डन, तो शुरुआत इस सत्र की। और मुझे लगता है कि आप देखें 2 साल कोरोना में इसी तरह स्कूलों की पढ़ाई ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में वो हुई। तो एक तरह से पटरी पे पूरी व्यवस्था उतर गई है, जबकि ये प्राथमिकता में है हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य सबकी जरूरत है, क्योंकि नौनहाल देश का भविष्य है। और अब ये जो अभी 20 तारीख तक एक काउंटिंग चलेगी, और इसके बाद आप देखिए कि जो सिलेबस 1 जुलाई से शुरू होना था, कई जगह तो बच्चों की किताबें गल गई क्योंकि निचली बस्तियों में पानी भर गया। उनको दोबारा से किताबें लेना है, कापी लेना है, ड्रेस लेना है। और अब जो शुरू होगा सत्र, उसमें एक गैप जो आ गया, एक 20 दिन का, और आपने जैसा कहा फिर 15 अगस्त की तैयारी में जुड़ते और भी चीज़ें होती हैं। तो ये वाकई में चिंताजनक है कि जो प्राथमिकता होना चाहिए वो पहले उस पर पूरा फोकस बनना चाहिए। अभी तक जो हो रहा है
वो वाक़ई में दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षा के क्षेत्र में वो चीज़ नहीं हो पा रही जिसके लिए हम जाने जाते हैं। हम सीएम राइज़ स्कूल शुरू कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। कई जगह शिक्षकों के पद भी खाली हैं, राघवेंद्र जी, शिक्षकों के पद नहीं भरे गए हैं। तो ये जब तक नहीं भरे जाएँगे तो उससे भी पढ़ाई प्रभावित होगी। तो मुझे लगता है कि और शिक्षकों को इन ड्यूटियों से कब मुक्त किया जाएगा। जो भी काम होता है शिक्षकों को ड्यूटी लगा दी जाती है, चाहे मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो, मतदान हो और भी जो सरकारी कार्यक्रम आते हैं बिल्कुल आपने सही कहा कि शिक्षक जो है वो हर मर्ज की दवा हो गया है। हम कह अगर आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, पहले तो जो जितने भी हमारे देश के शिक्षक हैं, स्कूल के हों, कॉलेज के हों और कॉलेज के अलावा जीवन में भी जो शिक्षा देने वाले हैं, आपको कई बार तकलीफ देकर भी शिक्षा देते हैं और कई बार आपकी मदद करके भी शिक्षा देते हैं, तो उन सबको हम प्रणाम करते हैं, आज उनका गुरु वंदन करते हैं। तोमर जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जयंत तोमर जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। दरअसल आप इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका संबंध कलकत्ता के शांति निकेतन से भी है। शिक्षक दिवस माने आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो जो बात आज हो रही है कि आखिर शिक्षा के मामले में हम देश की बात नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश बाकी राज्यों की तुलना में हम देखें जो अग्रणी राज्य शिक्षा में उससे पिछड़ा हुआ है। ये जो 1.5 महीने की बात हम कर रहे हैं कि 17 जून से स्कूल खुले थे, अब 1 अगस्त से पढ़ाई शुरू हो पाएगी क्योंकि चुनाव का जो चक्कर था इसके चलते ना तो बच्चे स्कूल चलो अभियान के तहत स्कूल जा पाए ठीक से और चले भी गए तो पढ़ नहीं पाए क्योंकि चुनाव आ गए थे। तो अब हमारा फोकस इस बात पर है कि स्कूल में पढ़ाई अभियान कब, स्कूल में पढ़ाई कब होगी, आपकी राय? क्योंकि समस्याएं ढेर सारी हैं। स्कूलों में टीचर नहीं है, कई जगह तो चपरासी ही स्कूल खोलता है, अगर टीचर है तो फिर बहुत सारी अव्यवस्थाएं उसमें हैं, भवन है तो शिक्षक नहीं है और शिक्षक है तो भवन नहीं है। ये पुराना जुमला है लेकिन अभी भी वो जारी है। हालांकि सरकार ने बहुत काम किया है स्कूल की बिल्डिंगों के लिए और जो शिक्षक काम करते हैं उन्होंने भी बिल्डिंगों के रखरखाव में कई शिक्षकों ने बहुत अच्छा काम किया है। हम चर्चा में उसका जिक्र करेंगे, मेरे अपने गांव का भी मैं जिक्र करूंगा और हमारे साथ जो शिक्षक कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी आपको बताएंगे। पहले आपकी राय कि स्कूल में पढ़ाई कब होगी? जी बिल्कुल ठीक बात है राघवेंद्र जी, आपने जिस बिंदु की तरफ इशारा किया है, संकेत किया है कि अभी अभी नगर निगम के नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न हुए हैं और जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगातार रही है जी। और अब बारिश शुरू हो गई है, शिक्षा का सत्र भी शुरू हो गया है और ऐसी स्थिति में पढ़ाई कब और किस तरह से होगी, एक बिंदु तो यही है। हम देख रहे हैं कि कोविड काल के बाद विधिवत अगर शिक्षण सत्र की शुरुआत हो रही है तो इसी सत्र से होनी चाहिए थी, जो कि इन कारणों के कारण वजह से नहीं हो पा रही है। जहां तक शिक्षण केंद्रों की, विद्यालयों की स्थिति की बात है तो हम मध्य प्रदेश के जो स्कूल हैं वो स्कूल धीरे धीरे विकसित तो किए जा रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो आनंद के केंद्र नहीं बने हैं। आपने ठीक कहा कि शांति निकेतन में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने आज से लगभग 120 साल पहले जिस संस्था की शुरुआत की थी वो यही सोचकर की थी कि जितने भी विद्यालय हैं वो तो एक धनी मानी परिवार से थे, फिर भी जिस विद्यालय में उनको भेजा गया था वहां उनका मन नहीं लगता था उन चार दीवारियों के बीच में। तब वो तपोवन जैसे एक विद्यालय की उन्होंने कल्पना की और उन्होंने पहली बात ये कही कि जो विद्यालय है, जो स्कूल है, वो आनंद का केंद्र होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश के विद्यालयों की स्थिति को अगर हम देखें तो वो अभी तक उस तरह की नहीं बन पाई है। वो सब ईंट और गारे से बने हुए भवन हैं, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। बरसात में उसकी जो भवन है उनमें से पानी टपकने लगता है और तमाम सारी अव्यवस्थाएं हैं। जो शिक्षक हैं वो दूर से आते हैं और जो आसपास के जो शिक्षक हैं जो अपना अपना तबादला करा के आ गए हैं तो उनकी भी चिंता में हम उन पर ऐसा नहीं है कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो उन पर आक्षेप लगाएं, लेकिन हम ये देखते हैं कि उनकी चिंता अपने खेत खलिहान और मवेशियों के चारे की तरफ भी रहती है विद्यार्थियों के साथ साथ। तो ऐसा वातावरण नहीं बन पा रहा है कि जहाँ विद्यार्थी और अध्यापक एक परिवेश का निर्माण कर सकें और उसके निर्माण में शासन की भी कोई रुचि नहीं दिखाई देती है। आपने कहा कि नगरीय निकाय के चुनावों से अभी अध्यापक निवृत्त हुए हैं
अब वो उस दिशा में सक्रिय होंगे। तो शिक्षकों को इस तरह के कामों में न लिया जाए यथासंभव, लेकिन शिक्षक तो हर जगह हर मर्ज की दवा हो गया है। कोई भी काम हो उसमें शिक्षक की जरूरत शासन को महसूस होती है, चाहे जनगणना की बात हो, चाहे और कोई भी बात हो। तो इसलिए शासन को, मध्य प्रदेश शासन को इस दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल मध्य प्रदेश जैन में जी, दरअसल आपने कहा दादा रविन्द्रनाथ टैगोर की आपने बात की कि उन्होंने किस इस तरह से माने पढ़ाई को कहाँ तक ले गए। वो शांति निकेतन की शुरुआत एक सपने की तरह थी जिसको पूरा उन्होंने किया, और वो वर्षों तक उसको बाकी लोगों ने भी उसको एक तरह से मेंटेन किया। लेकिन मैं 2-3 वाक्य इसमें जोड़ूंगा कि शिक्षा का जो काम है वो बहुत ही आदर का काम है, नोबल का काम है। भगवान, पुराना दोहा सबको पता होगा, शायद नई पीढ़ी को नहीं पता होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो दिखाए, जो गोविंद दियो मिलाए। तो सवाल ये कि जिस गुरु की हम परिकल्पना कर रहे हैं, जो आपने कहा कि आज का दिन उन पर आक्षेप का नहीं है, लेकिन 100 में से 70-80 गुरु आज भी ऐसे हैं जो पूजनीय हैं, बाकी पद के कारण पूजनीय हैं। मैं आऊँगा, हमारे शिक्षक कांग्रेस के नेता भी हैं सुभाष जी, ऐसे शिक्षकों की ज़रूरत है। मैं आपकी तारीफ यहाँ मंच से नहीं करना चाहता आपके मुंह पर, लेकिन जैसा आप काम कर रहे हैं, क्या शिक्षक करने वाला व्यक्ति शिकायत करता? तो मुझे लगता है कि ना तो गुरु द्रोण होते, ना गुरु वशिष्ठ होते, वो शिकायतों में जीवन निकाल देते। अगर शिक्षक की रुचि पढ़ाने में नहीं है तो कृपा करके वो शिक्षक की नौकरी ना करें। संसार में बहुत सारे काम है वो करें, और अगर शिक्षक की नौकरी पे वो आ रहे हैं तो फिर शिकायत ना करें। फिर जिस पीढ़ी को वो गढ़ रहे हैं उसको ठीक से आकार दें, उसको ऐसा बना ताकि देश का भविष्य सुधरे। ये भाषण देने की बात नहीं है, लेकिन गुरुजनों के लिए कम से कम इतना पवित्र काम है ये कि अगर आप शिकायत ही करेंगे तो शिकायतों के लिए तो फिर संसार कम पड़ जाएगा। जिन्होंने काम किया है, जिन गुरुजनों ने, उन्होंने जंगल में आश्रम बनाए और वहां से प्रतापी राजा निकाल दिए, प्रतापी विद्वान निकाल दिए। तो ये जरूरत है, मुझे लगता है। आपकी राय? जी, सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी गुरुजनों को, प्रदेश के सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जो गुरु से बात हुई है तो मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूं कि जब जब भी गुरु मौन हुआ है तब तब कोई भी आपदा के संकेत आए हैं। बिल्कुल जी, जैसे द्रोणाचार्य जब मौन हुए थे तो भारत की अस्मिता का वस्त्रहरण हुआ था, और गुरु वशिष्ठ जब मौन हुए थे तो राम को जो है वनवास जाना पड़ा था, और उनको माँ सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। जी। इसलिए आज का शिक्षक भी कहीं ना कहीं मौन दिखाई देता है। क्यों मौन दिखाई देता है? क्योंकि हमारे जो शिक्षा व्यवस्था, जो व्यवस्था बनाने वाले जो हमारे ऊपर अधिकारी और जो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, वो इस तरह से व्यवस्थाएं बनाई है उन्होंने कि उसके कारण जो है शिक्षक को पढ़ाई से दूर कर दिया है। इतने डेली ऐसे काम लाद दिए जाते हैं और शिक्षकों से जितने बेकार के काम लिए जाते हैं। मतलब पहले के ज़माने में, हम लोगों के ज़माने में जब पढ़ाई होती थी तो शिक्षक के पास पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं होता था, और जबकि आज जो है पढ़ाने के अलावा सब कुछ काम शिक्षकों को दिया जाता है। और अभी जो स्कूल चले अभियान की जो बात हुई है, मैं आपको एक ताज्जुब वाली बात बताऊं, इसमें पूरा प्रदेश, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। एक अंकुर मिशन स्टार्ट किया है इस बार, पहली दूसरी से, और उस अंकुर मिशन के अंतर्गत एक अभ्यास पुस्तिका से पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को दिवाली तक पढ़ाना है, परंतु अभी तक स्कूलों में वो किताब नहीं पहुंची है। इससे हद की बात और क्या हो सकती है। और आप देखेंगे अभी चुनाव में पूरे शिक्षक, एक शिक्षक को 4-4 जगह ड्यूटियां लगाई है। इसी अवधि में हमारे और कई बुजुर्ग शिक्षकों को, जैसे कि नियम है चुनाव आयोग के कि 60 से ऊपर के शिक्षकों के ऊपर ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, लेकिन ड्यूटी लगाई, और हमारे शिक्षक उसमें 2-4 शिक्षक मारे भी गए हैं उसमें, बीमार होकर हार्ट अटैक वगैरह होकर मारे गए हैं। तो और सब बातें हैं। और तो उनके प्रति हमारी शोक संवेदना और हमारा शासन से आग्रह कि जो शिक्षक दिवंगत हुए हैं उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति, और उसके साथ साथ जो उनको आर्थिक लाभ दिया जाता है। अभी शायद ये खबर थी कि 8 लाख रुपए दिए गए, फिर शायद वो 10 लाख कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि वो जो
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो राशि दी जाती है, चुनाव में के काम में लगे लोग, अगर किसी का निधन हो जाए, करीब 30 लाख रुपए, वो 30 लाख रुपए की राशि उनको मिलनी चाहिए 8 और 10 लाख के बजाय। जी जी, अनुकंपा की जहाँ तक आपने एक जिक्र किया जी, तो मैं अनुकंपा के बारे में, इस समय सबसे ज्यादा लगभग पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में हमारे अनुकंपा के जो आश्रित हैं वो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, ऑफिसों के चक्कर लगाए रहे हैं। हालांकि शासन की मंशा रहती है कि इनको नौकरी दी जाए, लेकिन बीच में इतने नियम कायदे कानून उन्होंने ला दिए हैं अधिकारियों ने कि उसके कारण वो जो है उससे वंचित होते जा रहे हैं। इसलिए शासन से अनुरोध है कि और यानी ना तो नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। आपने इतने नियम बना दिए कि नियम की पूर्ति हो नहीं पाएगी, तो अनुकंपा नियुक्ति मिल नहीं पाएगी। अनुकंपा का मतलब है कि नियमों को शिथिल करते हुए आप किसी पर अनुकंपा कर रहे हैं। अनुकंपा को भी आपने इतना कठिन बना दिया है कि या तो अनुकंपा का नाम बदल दिया जाए, या अनुकंपा है तो अनुकंपा नियुक्ति उनको मिलनी चाहिए। स्कूल चले अभियान का जैसे तैसे सीएम साहब ने भी दौरे किए, किसी डीओ को भी उन्होंने फटकार लगाई और भी कई बातें आई, लेकिन हुआ क्या कि उनको ये नहीं मालूम आज तक कि किताबें नहीं पहुंची है। अब किताबें ही नहीं पहुंचेगी स्कूलों में। और पिछले विगत अभी कोरोना के पहले विगत 2-3 सालों में मैं देख रहा हूं कि जब जुलाई में गणवेश बच्चों को मिलना चाहिए, वो गणवेश जो है मार्च अप्रैल में जाके मिलती है। और जो मध्याह्न भोजन है, मध्याह्न भोजन के ऊपर मध्याह्न भोजन शासन की ओर से दिया जाता है, लेकिन मध्याह्न भोजन का काम जिन अधिकारी, जिन ठेकेदारों को दिया है, वो जो है 100 की संख्या लिखते हैं और 50 लोगों को मध्याह्न भोजन देते हैं, उसकी गुणवत्ता नहीं दे पा रहे हैं वो। और दूसरा जो है निर्माण कार्य की जहाँ तक बात है, निर्माण कार्य में शासन को भी ध्यान देना चाहिए। आज जो है नई नई बिल्डिंगें जो है 1-2 साल बाद टपकने लगती हैं, तो पूरी बरसात में जो ये हाल होंगे। आप जाके देखिए कि जहाँ पे जानवर को नहीं बांध सकते हम, वहां पर बच्चे बैठेंगे, कैसे बैठेंगे वो बच्चे? तो बिल्कुल आपने कहा कि मुश्किलें तो हजार हैं जी, लेकिन इसी में से रास्ता सुभाष जी ने भी निकाला, आपने भी निकाला है। हमारे गांव के स्कूल में एक सचिन भार्गव करके प्रभारी प्राचार्य है, बहुत युवा शिक्षक हैं, उन्होंने भी रास्ता निकाला, पूरे स्कूल का काया पलट कर दिया, कायाकल्प कर दिया है। स्कूल की बिल्डिंग की बहुत अच्छे से उन्होंने पुताई कराई है, वॉशरूम ठीक करा दिए, वृक्षारोपण कराया है, स्कूल में बेंचें ठीक करा दी है, लाइब्रेरी उन्होंने बनवा दी है। इसके अलावा उन्होंने जो लैब होती है केमिस्ट्री के बच्चों के लिए, वो लैब की भी उन्होंने व्यवस्था की है। तो ये काम करने वालों के लिए, वो एक पुराना शेर है, उसकी एक लाइन है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में भी छेद हो सकता है। शिकायतें बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, मुश्किलें बहुत है। देवदत्ती जी, हजार मुश्किलों के बीच में एक शिक्षक ऐसा जो अपने बच्चों को पढ़ाता भी है, उनको पास भी कराता है, लेकिन सवाल है कि जो शिक्षक पढ़ाने के काम में रुचि नहीं रखते हैं, वो शिकायतें बहुत सारी करते हैं, और जिनकी पढ़ाने में रुचि होती है वो उसमें से मुश्किलों में से रास्ता निकालते हैं। ऐसे हजारों शिक्षक मिल जाएंगे जिन्होंने ये काम करके दिखाया हुआ है, और उन्हीं की बदौलत मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग चल भी रहा है। आपकी राय कि शिक्षक अगर रुचि ले लेंगे तो सरकार की बहुत सारी दिक्कतों के बावजूद विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर हो सकता है? देवदत्त जी। बिल्कुल, जो शिक्षक की भावना मानी गई है जी, ये माना जाता है कि माता पिता के बाद शिक्षक ही ऐसा होता है जो अपने शिष्य की उन्नति देखकर खुश होता है। बाकी तो ईर्ष्या और बहुत सारी चीजें होती है। तो शिक्षक तो जो बच्चे की उन्नति कैसे हो, जैसे माता पिता हर परिस्थिति में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए हर जतन करता है, चाहे वो पैसा उधार ले, कर्ज ले। हम कह रहे इतना शिक्षक ना करे, लेकिन यदि वो अपने समय का सदुपयोग करे, कुछ एक्स्ट्रा टाइम पढ़ा दे, जो बच्चे नहीं आ रहे उनको बुला ले, मतलब बहुत उपाय वो कर सकता है यदि दिल से वो चाहता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए करते। पहले याद होगा देवदत्त जी, पहले एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी, स्कूल बंद होने के बाद टीचर एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाते थे। ये तब की बात है जब प्राइवेट स्कूल का चलन कम था, तब सरकारी स्कूल के भरोसे ये सब काम होते थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। जी, बच्चा जैसे स्कूल नहीं आता था तो गुरुजी शाम को या 1-2 दिन बाद उसके घर जाते थे, माता पिता से मिलते थे कि ये क्यों नहीं आ रहा है बच्चा स्कूल, कौन सी दिक्कत है। मैंने ऐसे गुरुजी देखे जिन्होंने अपनी तनख्वाह से कापी किताबें या ड्रेस बच्चे को दिलाई और कहा किसी से कहना नहीं, बच्चे को भेजो स्कूल। तो वो भावना शिक्षक में यदि आ जाए
तो वाकई में जैसा आपने कहा, हर परिस्थिति में रास्ता तो निकल ही आता है, और वो रास्ता निकलेगा। जैसे गुदड़ी के लाल हमारे कई जगह बेचारे मजदूरी करके जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं IAS PSC और भी जगह, तो वहाँ उनको अच्छे शिक्षक मिल गए जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, मनोबल बढ़ाया, प्रोत्साहन दिया। तो है, दिक्कतें तो बहुत हैं गांव में। तो जैसा आप बता रहे थे अभी कि स्कूलों में बहुत छप्पर में से पानी गिरेगा, इधर से उधर बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन रास्ता तो उन्हीं में से निकलना है। यदि समस्या है तो समाधान है ही, बस समाधान निकालने वाले चाहिए। और जो लोग जो टीचर पढ़ाना चाहता है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है, लेकिन हम उन टीचरों की बात कर रहे हैं जो सच में शिक्षक हैं, सिर्फ जीवन यापन के लिए शिक्षक बने, उन टीचरों की हम बात नहीं कर रहे हैं। जयंत जी, बातचीत आखिरी दौर में है। अब बात इस पर आकर अटकती है कि सरकार ने सुविधाएं बहुत कम दे रखी है, काम बहुत ज़्यादा वो ले रही है सरकार, और टीचर करे तो क्या करे, इसमें कोई शक नहीं। जो बात शिक्षक संघ कह रहा है इसमें हम और 2-4 बातें और जोड़ सकते हैं, शायद वो कम बता पा रहे हैं, लेकिन इसी में से तो आपको पढ़ाना है, इसी में से रास्ता निकालना है, तभी तो गुरु पूजनी होता है। उसको तभी लोग सड़क पर, बड़े बड़े अधिकारी, अगर सड़क पर टीचर मिलता है तो उसके पैर छूते हैं। अगर कोई जज बन जाता है, अगर वहाँ टीचर का भी पहुँच जाए उनकी अदालत में, तो जज भी उनके पैर छू लेते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे, आपकी राय? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं बहुत कम समय में शिक्षाविद कृष्ण कुमार और JS जगमोहन सिंह राजपूत जी का उल्लेख करूंगा। उनसे एक बहुत बड़े अधिकारी ने कहा कि शिक्षा को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। उन्होंने एक एक करके कहा कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते तो आप उनको सम्मान तो दे सकते हैं, जब वो आए तब उनके लिए खड़े हो सकते हैं, उनके लिए आप सीट ऑफर कर सकते हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा ये भी बड़ा मुश्किल है। तो शिक्षक को अगर कुछ नहीं दे सकते तो सम्मान दे दीजिए आप। प्रशासन, शासन, समाज उनको सम्मान देगा तो निश्चित रूप से एक गरिमा का प्रवेश शिक्षक में होगा और वो बेहतर समाज के लिए कुछ कर सकेगा और एक बेहतर वातावरण बना सकेंगे। तो शिक्षक को कुछ मत दीजिए, सम्मान दीजिए। जी, मैं इसमें जोड़ूंगा एक चीज के, देश के पीपुल्स प्रेसिडेंट कहे जाने वाले APJ कलाम साहब ने कहा था कि वो जीवन में शिक्षक बनना चाहते हैं, पढ़ाते रहना चाहते हैं। जब वो राष्ट्रपति पद से निवृत्त हुए तब भी उन्होंने शिक्षा के काम को हाथ में लिया, और जब उन्होंने अंतिम सांस ली तब भी वो पूर्वोत्तर राज्य के एक विश्वविद्यालय में अपना लेक्चर दे रहे थे, और वहीं वो लेक्चर देते थे उनके प्राण निकल गए। तो सीधी सी बात है कि शिक्षा का जो सुभाष जी जो मामला है वो बहुत ही अलग है। उसको हम नौकरी की सुविधा, वेतन, इससे नहीं तोल कर जोड़ सकते। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ूंगा, शायद देवदत्त जी मेरी बात से सहमत होंगे और जयंत जी भी सहमत होंगे, कि जैसे शिक्षक है, शिक्षा के व्यवहार में हम कोई समझौता नहीं कर सकते, वैसे ही मैं बोलता हूं कि पत्रकारों से भी हम कोई समझौते की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर पत्रकार ईमानदार है तो फिर बेईमान अधिकारी, बेईमान लीडर उससे डरेगा। इसलिए पत्रकारिता में भी कोई मिलावट नहीं, और टीचर में भी कोई मिलावट नहीं, और डॉक्टर के पेशे में भी कोई मिलावट नहीं। अगर ईमानदारी से कोई पत्रकार काम करेगा तो वो पत्रकारिता को ऊपर ले जाएगा। वैसे ही अगर शिक्षक 1000 मुश्किलों के बीच में काम करेगा तो फिर वो APJ कलाम भले ही ना हो, लेकिन लोग उसके सड़क चलते पैर छुएंगे और वो कहीं भी जाएगा तो इज्जत मिलेगी। काम करने की जरूरत है, जज्बे की जरूरत है। आपकी अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में। एक अभी तक जैसे बात हुई अपनी जी, जैसे गुरुकुल में जो शिक्षक हुआ करते थे वो आप लोग उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन आज वर्तमान समय में जो शिक्षक जो है अपने वो नौकरी कर रहे हैं असल में। हाँ, ये दिक्कत है। वो शिक्षा का दान करने वाली भाव अलग था। हाँ, ये नौकरी कर रहे हैं इसमें। नहीं, ये नौकरी कर रहे हैं और उसके जो है उसका जीवन यापन, उसका परिवार भी जुड़ा है उसके प्रति। अब हम लोगों की जो समस्या है, APJ कलाम भी अभी हुए वर्तमान में। हाँ, और शिक्षा, आपने कहा कि जीवन परिवार जुड़ा हुआ है, तो आप देखिए कि द्रोणाचार्य का भी परिवार था, गुरु सांदीपनि का भी परिवार था। वो लोग तो इतने बड़े पद पे, लेकिन भाव की बात है। अगर आपका भाव करने का होगा, आपका भाव है तो आपने आपके स्कूल को व्यवस्थित किया, शिक्षा ठीक की। यहाँ शिक्षक की बात है। मैं कहीं ना कहीं कुछ अपने तरफ से भी संसाधन जुटा सकता हूँ, जैसे सब लोग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप असली शिक्षक आप हैं और बाकी शिक्षक का पद लेके काम कर रहे हैं, और जो भीतर से शिक्षक होता है वही असली शिक्षक होता है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षकों की समस्याएं जो है, हमारी जो समस्या है ट्रांसफर की, और क्रमोन्नति की, वेतन वृद्धि की, एरियर्स की, इतनी सारी समस्याएं हैं कि वो
ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। चलिए, समय की कमी है, लेकिन जी। बता दें कि जो शिक्षक हैं हाँ, वही डीपीआई में काम करते हैं, वही अपने साथियों के साथ दुर्व्यवहार करके उनको बाद में तंग करते हैं। अगर सब सुधर जाएं तो पेंशन का भी काम ठीक हो जाए, बाकी चीज़ें हैं वो भी ठीक हो जाए, और शिक्षा के लिए जिस हम बात कर रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं या पाटलिपुत्र की बात करते हैं, तो आप देखिए कि वो सब चीज़ें हैं पहले से बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि जो शिक्षा का सत्र है उसमें अब पढ़ाई भी होगी और शिक्षण सत्र के हिसाब से सारे काम बेहतर होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद महीने में 2 बार पढ़ाने की इच्छा रखते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि शायद शिक्षा का जो क्षेत्र है वो सुधरेगा। संजय सुभाष जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद चर्चा में हिस्सा लिया। जैन जी आपका भी, और देवदत्ती जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस हमारे लिए वक्त निकाला। तो कुल मिलाकर आज हमारा फोकस था कि स्कूल चलो अभियान तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई कब होगी पढ़ाई, ये हमारा आज मकसद था। उम्मीद करते हैं कि कम से कम अगस्त के महीने से पढ़ाई ठीक रफ्तार पकड़ेगी और बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।